हाँ सर, स्टार्ट हेलो। करें। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार पटेल, न्यू साइन म्युनिसिपल सेकेंडरी से। नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स 2 का छठा पाठ, वृत्त में प्रकृत प्रसंग 6 का चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। तो देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है, सी वृत्त का केंद्र है, रे QT व्यास है, CT का माप दिया है 13 और CP का 5 हो तो हमको RS का माप निकालना है। ये आकृति है इस पे, देखिए यहाँ पे। तो CT देखिए, CT का मान 13 है। ये CT अगर देखेंगे तो ये C वृत्त का केंद्र है, तो CT वृत्त की त्रिज्या हो गई। उसके बाद CP का मान दिया, C से लेके P तक का माप है 5। तो और हमको निकालना है RS। देखिए यहाँ पे CT वृत्त की त्रिज्या है, उसी प्रकार CQ भी वृत्त की त्रिज्या है। और देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आकृति में 90 अंश का कोण बनाया हुआ है, QPS बराबर 90 अंश। तो ये वाला कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, त्रिज्या जीवा पर लंब है। तो त्रिज्या जीवा गुणधर्म से, प्रमेय से, जब कोई त्रिज्या जीवा को लंब होती है तो वह जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो PS की लंबाई और RP की लंबाई सेम हो जाएगी। तो यहाँ इसको हमको RS की लंबाई निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले PS की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए PS की लंबाई निकालना है। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे समकोण बन रहा है। अगर हम इसको जोड़ देते तो एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे रचना। त्रिज्या CS खींच, C और S को हम मिला देंगे। देखिए अब CT वृत्त की त्रिज्या है और CS भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो CS की लंबाई भी हो जाएगी 13। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, CS बराबर CT बराबर 13। कारण में लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए और ध्यान से देखिए, प्रश्न में दिया ही है कोण QPS 90 अंश, कोण QPS बराबर 90 अंश दत्त आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए ये वाला कोण QPS और CPS एक ही लाइन पे बने हैं, रेखीय युगल कोण। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस तरह से लिखेंगे कोण CPS बराबर कोण QPS बराबर 90 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। अब हमको त्रिभुज बन गया। त्रिज्या CS को जोड़ने के बाद हमको एक त्रिभुज मिला CPS। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज CPS में कोण CPS, ये वाला कोण 90 अंश हो गया। कोण CPS बराबर 90। अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे। तो CS का वर्ग बराबर CP का वर्ग प्लस PS का वर्ग, PS का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय से। CS का मान यहाँ पर है 13, 13 का वर्ग। CP का मान है 5, 5 का वर्ग। PS का मान निकालना है इसी तरह से।
13 का वर्ग हो जाएगा 169, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस PS का वर्ग। अब इस 25 का हम पक्षांतर करेंगे, 25 का पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ, 169 माइनस 25 हो जाएगा बराबर PS का वर्ग। अभी 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा PS का वर्ग। अब वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा PS, कारण दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो PS बराबर हो जाएगा 144 को हम लिखेंगे 12 गुणे 12, तो PS का मान हो गया 12। PS का मान आ गया यहाँ पर 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CP लंब है, CP लंब RS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो RS हो जाएगा, RS बराबर 2 गुणे PS। वृत्त केंद्र से कारण लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हो गया, तो PS 12 है तो RP भी 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे RS इज ट्वाइस ऑफ PS, 2 गुणे PS, 2 गुणे PS का मान यहाँ पे निकाले हैं 12, इसको कथन 1 दे देंगे, 1 से तो 12 दूनी 24, तो RS का मान आ गया 24। तो हमको निकालना था जीवा RS की लंबाई, जीवा RS की लंबाई हमको 24 मिल गई। इस तरह से इसे हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज की निर्मित की थी, CS को जोड़ करके त्रिज्या, फिर हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके दो भुजाओं का मान दिया गया था, CP और CS का मान दिया था, और हमको PS का निकालना था। 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का मान हमको पता था, तीसरा निकालना था, और यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हमने तीसरी भुजा का मान PS का मान निकाला 12। और देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है, तो PS का मान 12 आ गया, तो RP का भी मान 12 होगा। इस तरह से RS बराबर 2 गुणे PS, तो 2 गुणे 12, 12 दूनी 24। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आकृति में P केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है, जीवा AB और जीवा CD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है, और एक चीज दिया गया कोण AEP, AEP और कोण DEP दोनों सर्वांग सम है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB और CD की लंबाई सेम है, दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, 2 जीवाएं हैं, तो हम उस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। वृत्त के केंद्र से अगर 2 जीवाएं समान दूरी पर स्थित हो तो वे जीवाएं सर्वांग सम होती है, हमारा प्रमेय है। इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रमेय हमारा ये है, एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे,
हमको ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दो जीवों को हमको बराबर और सर्वांग दिखाना है इसके लिए। तो यहाँ पे सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दत्त। दत्त दत्त में जो प्रश्न में लिखा रहता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं। पी वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी तथा जीवा सी डी परस्पर व्यास, प्रश्न में से लिख रहा हूं, बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। योग्य दत्त अब लिखेंगे हम साध्य, जो हमको साध्य करना है, सिद्ध करना है। हाँ, एक चीज और दिया गया है, कोड। कोड AEP सर्वांग सम कोड DEP। साध्य हमको करना है AB बराबर CD। AB जो है जीवा है और CD भी जीवा है, ये दो हमको सिद्ध करनी है। अभी उत्पत्ति, उत्पत्ति करने से पहले हम इसमें थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। देखो, P से लंब खींचेंगे पहली वाली जीवा पर, AB पर। इस तरह से लंब हमने खींचा पहली वाले, और इसको नाम देते हैं M। और P से दूसरी जीवा पर हम लंब खींचेंगे इस तरह से, इसको नाम देंगे N। ठीक है, रेख PM लंब जीवा AB खींचो, और रेख PN लंब जीवा PN खींचो। ये हो गया रचना। अब उत्पत्ति में देखिए, इस तरह से देखो, PM हमने लंब AB पर खींचा और PN लंब हमने CD पर खींचा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज PM, यहाँ पे E है, पहला त्रिभुज PME और दूसरा त्रिभुज PNE। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम सिद्ध करेंगे PM की लंबाई और PN की लंबाई दोनों बराबर है। जब वृत्त के केंद्र से दो जीवाओं की लंबाई दूरी समान होगी तो वो दोनों जीवाएं सर्वांग सम होंगे। इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया, तो हम दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज PME या फिर PEM, ये लीजिए। त्रिभुज PEM तथा त्रिभुज PEM और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दत्त में दिया है कोड AEP सर्वांग सम कोड DEP। दत्त देखिए AEP, ये पूरा नाम AEP, A और E के बीच में M आ रहा है, हम A से ना शुरू करके M से शुरू कर देते हैं, MEP। तो कोड देखिए, कोड MEP सर्वांग सम कोड। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा कोड DEP,
डी और ई के बीच में एन है, तो हम डी से ना शुरू करके एन से नाम लेंगे, एन ई पी, एन ई पी, एक ही कोड के भिन्न नाम, कोड के एक ही कोड के भिन्न नाम हो गया। अब देखिए ये दोनों सर्वंगसम हो गए। अब देखिए कोड, यहाँ पर भी 90 अंश का कोड बन रहा है क्योंकि लंब हमने खींचा है एम पर, और एन पर भी 90 अंश का कोड बन रहा है क्योंकि हमने लंब खींचा है। तो हम इस तरह से लिखेंगे पी एम ई कोड, पी एम ई सर्वंगसम कोड, पी एन ई, क्यों? क्योंकि दोनों कोड 90 अंश से है, तो कोड पी एम ई बराबर 90 अंश और कोड पी एन ई बराबर 90 अंश, प्रत्येक कोड 90 अंश के हैं रचना से, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भुजा पी पहले वाले त्रिभुज में भी है और पी दूसरे वाले त्रिभुज में भी है, तो इस तरह से भुजा पीई सर्वांगसम भुजा पीई, कारण में लिखेंगे सामान्य भुजा, सामान्य भुजा। तो यहाँ पर देखिए एएएस टेस्ट से ये सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज पीईएम सर्वांगसम त्रिभुज पीईएन। कैसे? भूकोको कसौटी से, भूकोको कसौटी से सर्वांगसम हो गए। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पीएम सर्वांगसम हो जाएगा पीएन के, रेख लिखो या फिर भुजा, रेख पीएम सर्वांगसम रेख पीएम, कारण सर्वांगसम भुजाओं की, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा है। त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती है। तो अभी ध्यान से देखिए पीएम की लंबाई और पीएन की लंबाई दोनों सेम हो गई, दोनों जीवाओं पर लंब है, तो प्रमेय के हिसाब से, प्रमेय के हिसाब से दोनों जीवाएं सर्वांगसम हो जाएंगी। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर ए बी है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर सी डी है, दोनों समान दूरी पर, तो दोनों जीवाएं सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी, और कारण में यहाँ पर हम लिखेंगे एक ही वृत्त के केंद्र से, एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती है, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी बराबर सी डी। इस तरह से सिद्ध हो गया। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में हमने वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती है, इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने जीवा ए बी और सी डी को सर्वांगसम दिखाया है, बराबर दिखाया। इसके लिए हमने रचना किया, पीएम लंब ए बी खींचा और पीएन लंब सी डी खींचा। फिर यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज को हमने भूकों को कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध किया, सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमको मिला पीएम और पीएन दोनों बराबर है, सर्वांगसम है, मतलब वृत्त के केंद्र से दोनों जीवाएं
समदूरस्थ है। तो प्रमेय के आधार पर हमने सिद्ध किया एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हमेशा सर्वांग होती हैं, इसलिए जीवा ए बी सर्वांग जीवा सी डी, इसलिए ए बी बराबर सी डी हो गया। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम छठे प्रश्न देखने वाले हैं। छठा प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आसान है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास सी डी तथा जीवा ए बी है। ये वृत्त है, ओ केंद्र है, इसका व्यास सी डी है और जीवा ए बी है। व्यास सी डी जीवा ई ए बी पर ई पर लंब है, तो हमको सिद्ध करना है ये जो त्रिभुज है ए बी सी यह समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिन त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं उसके समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को कोई दो भुजा को हम बराबर दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ए बी ए सी और ए बी, ए सी और ए बी को हम सर्वांग सम दिखाएंगे, जिसके वजह से ये त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट करेंगे दत्त से। पहले दत्त लिखेंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास सी डी तथा जीवा ए बी है। व्यास सी डी जीवा ए बी के बिंदु ई पर लंब है। हमको साध्य करना है, सिद्ध करना है, तो उसको हम साध्य में लिखेंगे। साध्य त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। उत्पत्ति, देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे बड़े त्रिभुज को हमको समद्विबाहु त्रिभुज करना, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही दिया है व्यास सी डी जीवा ए बी के बिंदु ई पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं से शुरुआत करेंगे हम। व्यास सी डी जीवा ए बी के बिंदु ई पर लंब है। ओडी क्या होगी, त्रिज्या, ए बी हो गई जीवा, मतलब त्रिज्या जीवा पर लंब है। त्रिज्या ओडी लंब जीवा ए बी, यही अर्थ हुआ उसका। देखिए व्यास सी डी यहां से लेकर के यहां तक ये ए बी पर लंब है, ठीक है। तो ये देखिए ओडी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ए बी जीवा हो गई। तो त्रिज्या जीवा पर लंब है, तो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जीवा को लंब समद्विभाजित कर रही है। तो ये ई की लंबाई और ई बी की लंबाई दोनों हो जाएंगी बराबर। तो इस तरह से हो जाएगा रेख ई ए सर्वांग सम रेख ई बी। कारण में लिख देंगे वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है।
ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसको हम दे देंगे 1 नंबर। अब हम देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में 2 छोटे त्रिभुज दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे पहला वाला त्रिभुज ई बी सी, दूसरा वाला त्रिभुज ई ए सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी में ए ई सी तथा त्रिभुज बी ई सी। देखो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में है, सी ई पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख सी ई सर्वांग सम रेख सी सामान्य भुजा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे लंब समद्विभाजित कर रही है, लंब है, प्रश्न में दिया है। तो कोड सी ई ए और कोड सी ई बी दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। कोड ए ई सी सर्वांग सम कोड बी ई सी दोनों सर्वांग सम कोड होंगे, क्योंकि प्रत्येक कोड 90 अंश है, प्रत्येक कोड 90 अंश। ठीक है, और हमने ये सिद्ध किया है। यहाँ पर देखिए रेख ई ए सर्वांग सम कोड रेख ई बी, रेख ई ए सर्वांग सम रेख ई बी, कथन 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज ए ई सी और बी ई सी सर्वांग सम हो गए। एस टेस्ट से, भू को भू कसौटी से। त्रिभुज ए ई सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ई सी। भू को भू कसौटी। जब त्रिभुज ए ई सी और बी ई सी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनकी भुजाएं भी सर्वांग सम हो जाएगी। तो भुजा ए सी और भुजा बी सी सर्वांग सम हो जाएगी। रेख ए सी सर्वांग सम रेख ई सी, रेख भी लिख सकते हो, भुजा ए सी भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। रेख ए सी सर्वांग सम रेख बी सी, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर देखेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो भुजा लिख दीजिए, भुजा ए सी सर्वांग सम भुजा बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में इसको 2 नंबर दे दीजिए। भुजा ए सी सर्वांग सम भुजा बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा 2 भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह से हमने सिद्ध कर दिया त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, रचना में सब कुछ दिया हुआ है, आकृति में दिया है सी डी, जीवा सी डी, जीवा ए बी पर लंब है। तो जीवा है, जीवा में ओडी त्रिज्या है, त्रिज्या जीवा पर लंब है।
तो जीवा त्रिज्या प्रमेय से जीवा को त्रिज्या लंब समद्विभाजित करती है, इसलिए ए ई बराबर ई बी हो गया। इनकी ए ई की लंबाई और ई बी की लंबाई दोनों बराबर हो गई। उसके बाद हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई बी सी और त्रिभुज ए ई सी। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग दिखाना है। तो देखिए सीई भुजा सी पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये सामान्य भुजा हो गई। रेख सी सर्वांग रेख सी, और यहाँ पर देखिए जीवा त्रिज्या जीवा पर लंब है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए कोण ए ई सी और कोण बी ई सी सर्वांग सम है, प्रत्येक कोण 90 अंश। ए ई सी सर्वांग सम कोण बी ई सी प्रत्येक कोण 90 अंश। और हमने त्रिज्या जीवा प्रमेय से पता ही है, वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, इसलिए ई बी की लंबाई और ये सर्वांग सम रेखी भी, ठीक है। कथन एक से पहले हमने लिख दिया। इस तरह से दोनों त्रिभुज ए ई सी और बी ई सी भू कसौटी से सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी दूसरी भुजाएं भी सर्वांग सम हो जाएंगी। उसी तरह से ए सी और बी सी सर्वांग सम हो गई। रेख ए सी सर्वांग सम रेख बी सी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। नेक्स्ट हम लिख देंगे भुजा ए सी सर्वांग सम भुजा बी सी। अब देखो त्रिभुज में हमको त्रिभुज एबीसी में मिल गया है भुजा ए सी सर्वांग सम भुजा बी सी। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं सर्वांग सम होती है तो उनको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब किसी को कोई डाउट हो किसी प्रश्न में तो पूछ सकता है। धीरज सर। हेलो। 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 किसी को कोई भी प्रश्न पर डाउट होगा तो पूछ सकता है। किसी को कहीं नहीं समझ में आया रहेगा तो पूछ लो। इसी तरह से हमारे तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ही प्रश्नों में तीन प्रमेय का इस्तेमाल किया गया। पहले वाले प्रश्न में पाइथागोरस, दूसरे वाले प्रमेय में एक ही वृत्त के केंद्र से दूरस्थ समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती हैं, और तीसरे वाले प्रश्न में वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हेलो। 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 छठा प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। आकृति में दिया है जीवा ए बी पर व्यास सी डी लंब है,
जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है, और हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजाएं हमको सर्वांगसम दिखानी है, तो हम कोशिश करेंगे कि ए सी और बी सी दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है व्यास सी डी जीवा ए बी पर लंब है, और देखो ये व्यास हो गया तो ओ डी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास पर लंब है, ठीक है। तो वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इस तरह से ए ई सर्वांगसम ई बी हो जाएगा। तब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, पहला त्रिभुज ए ई सी, ए वाला त्रिभुज, और दूसरा वाला त्रिभुज बी ई सी। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। देखिए सी भुजा सी दोनों ही त्रिभुजों में है, रेख सी सर्वांगसम रेख सी सामान्य भुजा। उसके बाद देखिए ए ई सी कोड बी ई सी, दोनों पे 90 अंश का कोड बन रहा है, इसलिए प्रत्येक कोड 90 अंश। कोड ए ई सी सर्वांगसम कोड बी ई सी। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सिद्ध किया है रेख ई सर्वांगसम रेख ई बी, वो लिख देंगे यहाँ पर रेख ई ए सर्वांगसम रेख ई बी कथन एक से। इस तरह से दोनों त्रिभुज ए ई सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ई सी हो गया भू को भू कसौटी से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। ए त्रिभुज ए ई सी ए वाला त्रिभुज और बी ई सी वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी भुजाएं ए सी और बी सी सर्वांगसम हो गई। यहाँ पे लिख देंगे रेख ए सी सर्वांगसम रेख बी सी, इसलिए भुजा ए सी सर्वांगसम भुजा बी सी, इसको दो दिया, दो कथन दो दे दिए। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी सर्वांगसम भुजा बी सी, देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा प्रश्न, आकृति में पी केंद्र वृत्त है, जीवा ए बी और जीवा सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिचित करते हैं, और ए वाला कोड ए ई पी कोड सर्वांगसम कोड डी ई पी दिया हुआ है, और हमको सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम पहले दत्त लिख देंगे फिर साध्य लिख देंगे। तो हमको यहाँ पे रचना करनी है, पी एम लंब ए बी खींचेंगे और पी एन लंब सी डी खींचो। तो लंब खींचने के बाद दो त्रिभुज बन गए, पहला त्रिभुज पी ई एम और दूसरा त्रिभुज पी ई एन, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कोड देखिए, कोड ए ई पी सर्वांगसम कोड डी ई पी दिया हुआ है, इसलिए दत्त। ये कोड ए से शुरू है इसलिए न करके एम से शुरू करते, एम ई पी सर्वांगसम कोड एन ई पी, एक ही कोड के भिन्न नाम। उसके बाद देखिए ये दोनों लंब है, कोड पी एम ई सर्वांगसम कोड पी एन ई, प्रत्येक कोड 90 अंश। उसके बाद देखिए भुजा पी दोनों त्रिभुजों में भुजा पी सर्वांगसम भुजा पी सामान्य भुजा। इस तरह से दोनों त्रिभुज पी एम बी सर्वांगसम त्रिभुज पी एन ई, त्रिभुज पी ई एम और पी इन दोनों को भू को कसौटू से सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद ये वाले लंब जो हमने खींचा था ये सर्वांगसम हो गए, पी एम सर्वांगसम पी एम रेख पी एम सर्वांगसम रेख पी एम, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। देयरफॉर वृत्त के केंद्र से अगर कोई जीवाएं समदूरस्थ हो तो वो जीवाएं सर्वांगसम होती है, ये प्रमेय है। उस प्रमेय के हिसाब से जीवा ए बी और जीवा सी डी सर्वांगसम हो जाएंगे। और यहाँ पे कारण में उसको लिख देंगे, एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती है। तो यह पांचवा प्रश्न। एक बार चौथा प्रश्न देख लीजिए, आकृति में सी केंद्र वाला वृत्त है, रेख क्यू टी व्यास है, सी टी त्रिज्या है और सी पी की लंबाई 5 दी गई है, तो हमको आर एस निकालना है, आर एस जीवा गिला। तो यहाँ पे देखिए क्यू टी सी एस खींचेंगे, रचना करेंगे, सी एच खींच दो
CS भी वृत्त की त्रिज्या है, CT भी वृत्त की त्रिज्या है, CT की लंबाई 13 है तो CS की लंबाई 13 हो जाएगी, इसलिए CS बराबर CT बराबर 13, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और देखो यहाँ पे CQPS दिया हुआ है, दत्त 90 अंश है, ये वाला कोड CPS ये भी 90 अंश का हो जाएगा। देखो यहाँ पे CPS भी 90 अंश का हो गया क्योंकि रेखीय युगल कोड है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज CPS में कोड CPS 90 अंश का कोड है, तो यहाँ पे हम इसमें दो CS की लंबाई पता है, CP की लंबाई पता है, हमको PS की निकालनी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो CS का वर्ग बराबर CP का वर्ग CS का वर्ग बराबर CP का वर्ग प्लस PS का वर्ग, ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए CS का मान है 13 लिख दिया, CP का मान है 5, PS का वर्ग वैसे लिखेंगे 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, PS का वर्ग वैसे नहीं, फिर 25 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ प्लस का हो जाएगा -25, 169 में से 25 जाएगा तो 144 आएगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल निकालेंगे तो करनी में 144 बराबर PS हो जाएगा। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, तो वर्ग हो गया इसका 12, तो यहाँ पर देखिए PS का मान हो गया 12, तो PR का भी मान हो जाएगा 12 क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो और पांचवा छठा प्रश्न पढ़ा। ओके ठीक है, CNO की टीम और शिक्षण अधिकारी और BO पिंपलेश्वर को धन्यवाद, और आप सभी बच्चों को भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।